हेलो दोस्तों। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर पौधों का जैविक वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। यह जो नोट्स है रोशन आनंद सर का नोट्स है, उन्हीं का नोट्स का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पे है, बीते हुए 3.5 अरब वर्ष के दौरान पृथ्वी पर लाखों सजीवों की जातियां विकसित हुई है। इतनी बड़ी संख्या में पाए जाने वाले सजीवों की जातियां एक एक करके अध्ययन करना संभव नहीं है। ठीक है। जीवों की विविधता के अध्ययन को आसान बनाने हेतु समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर विभिन्न समूह में बांटते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिनमें जीवों का व्यवस्थित तरीके से वर्गीकरण किया जाता है उसे वर्गीकी कहते हैं। उसे वर्गीकी कहा जाता है। वर्गीकी कहा जाता है। जीव विज्ञान में वर्गीकी की स्थापना का श्रेय कैरोलस लिनियस को है। उन्हें हम वर्गीकी के जनक भी कहते हैं। वर्गीकी के जनक कहते हैं किनको? कैरोलस लिनियस को। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में सर्वप्रथम वर्गीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। कैरोलस लिनियस ने समस्त जीवों को 2 समूहों में बांटे थे। पौधा जगत, जिसको बोलते हैं प्लांट किंगडम, और जंतु जगत, जिसको बोलते हैं एनिमल किंगडम। आगे देखते हैं। लिनियस का द्विजगत वर्गीकरण कुछ ही समय तक अपनाई गई, परंतु जैसे ही जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक आदि जीवों का पता चला, लिनियस का वर्गीकरण अपर्याप्त सिद्ध हुई। ठीक है। वर्तमान में सबसे मान्य वर्गीकरण का R.H. हिटेकर का 5 जगत वर्गीकरण है। R.H. हिटेकर का 5 जगत जो है दोस्तों, वर्गीकरण को निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। पहला देखते हैं, पोषण की विधि। क्या जीव में स्वापोषण होता है या विषम पोषण? कोशिका के प्रकार। क्या जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिका है या यूकैरियोटिक? कोशिका की संख्या। क्या जीव एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय? विकासीय संबंध। विकास के क्रम में विभिन्न जीव आपस में किस प्रकार जुड़े हैं? R.H. हिटेकर के वर्गीकरण में 5 जगत तथा उनकी विशेषताएं निम्न हैं। पहला है मोनेरा जगत। तो मोनेरा जगत क्या है, आइए देखते हैं। मोनेरा जगत के बारे में पढ़ते हैं। तो कह रहा कि इस जगत के जीव सूक्ष्मदर्शी होते हैं। इस जगत के जीव सूक्ष्मदर्शी होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। इन जीवों में अलैंगिक प्रजनन होता है। पोषण की दृष्टि से इस जगत के विभिन्न सूक्ष्म जीवों में स्वापोषण तथा परपोषण होता है। इस जगत में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया तथा एक्टिनोमाइसीट्स को रखा गया है। दूसरा है प्रोटिज्मा किंगडम। इस जगत एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक कोशिका वाले सूक्ष्म जीवों को रखा गया है। मोनेरा जगत के समान इस जगत के विभिन्न सूक्ष्म जीवों में स्वापोषण तथा परपोषण विधि द्वारा पोषण होता है। इस जगत के जीवों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही प्रकार के प्रजनन पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ यूग्लिना एक कोशिकीय शैवाल स्लाइम मोल्ड इस जगत के प्रमुख जीव है। उसके बाद अगला है फंगी किंगडम। तो इस जगत में कवक या फफूंद को रखा गया है। ये एक कोशिकीय भी होते हैं तथा बहुकोशिकीय भी। कवक में क्लोरोफिल नहीं होने के कारण इसे में स्वापोषण नहीं होती है। इस जगत में जीवों में प्रजनन कायिक, अलैंगिक, लैंगिक दोनों तरह से होता है। सभी कवक यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। उसके बाद है प्लांट किंगडम। अगला है प्लांट किंगडम। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय पौधों को रखा गया है। प्लांट किंगडम में सभी बहुकोशिकीय पौधों को रखा गया है। सभी पौधे यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं तथा इनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वापोषण की
विधि संभव है। आगे देखते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम इस जगत के अंतर्गत प्रोटोजोआ वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर के समस्त जंतु आते हैं। सभी जंतु यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं जिसमें परपोषण होते हैं। हम लोग इन्हीं में आते हैं, परपोषण में हम लोग आते हैं। जीवों का वर्गीकरण में जगत सभी सबसे बड़े कोटि है। वर्गीकरण में जीवों को समानता तथा असमानता के आधार पर विभिन्न कोटि में विभक्त करते हैं। सभी कोटि क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों, इसको अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं जो कि है जाति, उसके बाद वंश, उसके बाद कुल, उसके बाद गण, डिवीजन या फैलिम, किंगडम, जगत। कुल 5 जगत में लगभग 1.8 मिलियन से अधिक पौधा और जंतु की जातियां समाहित है। वर्गीकरण की आधारभूत एवं मूल इकाई जाति है। द्विपद नाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एक ही जंतु या पौधा का नाम विभिन्न भाषा में विभिन्न देश में अलग अलग है, जिसके कारण जंतु तथा पौधा को विश्व के सभी भागों में पहचानना क्या होता है, मुश्किल होता है। नामों में विविधता की स्थिति से बचने और वैज्ञानिकों ने प्रत्येक जीव का एक मानक नाम दिया है जिसे वैज्ञानिक नाम कहा जाता है। एक जीव का वैज्ञानिक नाम पूरे विश्व में एक समान होता है। वैज्ञानिक नाम जहाँ कोई भी देश में, हर एक देश में सेम टू सेम रहेगा। जीवों के वैज्ञानिक का नाम लिखने हेतु जिस पद्धति का उपयोग करते हैं उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। द्विनाम पद्धति में किसी जीव का वैज्ञानिक नाम 2 शब्द से मिलकर बना होता है। पहला शब्द वंशीय होता है और दूसरा शब्द जाति होता है। वैज्ञानिक नाम में वंश का नाम बड़े अक्षरों से तथा जाति का नाम छोटे अक्षरों से शुरू होता है। सर्वप्रथम स्वीडन के वनस्पति वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति को उपयोग में लाना प्रारंभ किया। उन्होंने लैटिन तथा ग्रीक शब्दों का उपयोग कर वैज्ञानिक नाम लिखने की परंपरा शुरुआत की थी। कैरोलस लिनियस को आधुनिक वनस्पति शास्त्र के पिता भी कहा जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक शास्त्र के पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। आगे जानते हैं प्रमुख पौधा का वास्तविक नाम और वैज्ञानिक नाम। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। धान का ओरिजा सटिवा। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। गुलाब का रोसा चेनिस। मनुष्य का तो सब जानते हैं, होमो सैपियंस। आम का मैंगीफेरा इंडिका। लीची का लीची चिनेसिस। सूरजमुखी का हेलिंथेंसस एनुसस। आलू का सोलम टुबेरसम। अमरूद का सोडियम गुआजावा। प्रमुख कीटभक्षी पौधे एवं उसके वनस्पतिक नाम। घटपर्णी का नेपथेनिम खासियाना। संडेऊ का डोसेरा। ब्लैड रेवर्ड का यूट्रिकुलेरिया। विन सफ्लाईट्रेप का डायोनिया मसीपुल्ला। सारी सीनिया का नेपथेंसिस खासियाना। बटरबर्ड्स का पिंगुइकुला। कोबरा लिली का डार्लिंगटोनिया। ये सब वैज्ञानिक नाम है। प्रमुख मोटा अनाज एवं उनके वैज्ञानिक नाम। मक्का को बोलते हैं जिमेज। कछुआ रागी को बोलते हैं कड़ुआ रागी को बोलते हैं एल्यूसाइन कोराकाना। ज्वार को बोलते हैं सोरघम वल्गेयर। बाजरा को बोलते हैं पेनीसेटम ग्लॉकम। प्रमुख औषधि पौधा उनके वैज्ञानिक नाम। भटक टैया कंटेली को बोलते हैं सोलेनमा जेंथोकार्पम। अश्वगंधा को बोलते हैं कलिओम विस्कोसा। बजदंती को बोलते हैं बारसेलिया ब्रायोनाइटिस। आइए जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। पादप जगत का वर्गीकरण। तो सर्वप्रथम आइकलर ने पादप जगत को 2 उपजगत में बांटा था, क्रिप्टोगैमस और फेनरोगैमस। क्रिप्टोगैमस को के अंतर्गत हम लोग इसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें फूल तथा बीज नहीं होते हैं। क्रिप्टोगैमस के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें फूल तथा बीज नहीं होते। इस उपजगत को 3 फाइनल में विभाजित किया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगैमस के अंतर्गत 3 विभाजित किया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा।
टेरिडोफाइटा। उसी प्रकार फैंड्रोगैम्स क्या है, पर इसके अंतर्गत ये पौधे आते हैं जिसमें फूल तथा बीज पाए जाते हैं। फैंड्रोगैमस में फूल तथा बीज पाए जाते हैं। इस उपजगत को दो भागों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फैंड्रोगैमस को दो भागों में बांटा गया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आइए हम लोग आगे देखते हैं, थैलोफाइटा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत वैसे पौधे आते हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव रहता है तथा इनमें संवहन ऊतक, जाइलम, फ्लोएम नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें जड़, तना, पत्ती का अभाव रहने के कारण इसमें जाइलम, फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। थैलोफाइटा समूह के प्रमुख पौधा शैवाल तथा लाइकेन है। थैलोफाइटा समूह के प्रमुख पौधा शैवाल तथा लाइकेन है। फिर देखते हैं अगला देखते हैं, सभी पौधे क्लोरोफिल युक्त स्वापोषी और प्रायः जलीय, मीठा जल, समुद्र जल और नम स्थानों में उगते हैं। प्रजनन इसमें अलैंगिक विधि द्वारा बीजाणुओं के माध्यम से होता है। और फिर शैवाल एक कोशिकीय होते हैं। शैवाल इसमें एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय भी। एक कोशिकीय होते हैं शैवाल और बहुकोशिकीय भी। एक कोशिकीय शैवाल मोनेरा जगत में है, प्रोटिस्टा जगत में है। बहुकोशिकीय शैवाल के 3 वर्ग हैं, क्लोरीफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। शैवाल के आर्थिक महत्व क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है। तो क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने हेतु तैयार करता है। क्लोरेला में 50% तक प्रोटीन होता है। क्लोरेला शैवाल से क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक भी तैयार होता है। अगला देखते हैं, अगला है दूसरा नंबर देखते हैं, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट लिख देंगे। ग्रेसिलेरिया जेलिडियम कॉन्ड्रस जैसे लाल शैवाल के ऊपर अगर प्राप्त होता है। अगर का प्रयोग बेकरी व्यवसाय, मिठाई, दंत मंजन, दवा निर्माण तथा कृत्रिम वृद्धि माध्यम बनाने में किया जाता है। उसके बाद देखते हैं तीसरा पॉइंट, जो कि लैमिनेरिया वाला है। लैमिनेरिया शैवाल से आयोडीन निकाला जाता है। शैवाल में आयोडाइड के रूप में है। लैमिनेरिया शैवाल से सोडियम लैमिनेरिया सल्फेट प्राप्त होता है, जो खून को जमने से रोकता है। आगे देखते हैं, जापान, मलेशिया, चीन, इंडोनेशिया में पोरफायरा शैवाल अत्यधिक प्रिय भोजन है। पोरफायरा शैवाल अधिक प्रिय भोजन है। कहाँ है, तो जापान, मलेशिया, चीन, इंडोनेशिया में पोरफायरा शैवाल बहुत ही अधिक प्रिय भोजन है। भूरे शैवाल को समुद्री घास कहा जाता है। भूरे शैवाल को समुद्री घास कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको अच्छा से। भूरे शैवाल को समुद्री घास कहा जाता है। समुद्री घास का उपयोग पशु चारे में, मुर्गियों के चारे में किया जाता है। उसके बाद देखते हैं आगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अच्छा लगेगा समझने में। एलिजनिक एसिड समुद्री शैवाल से निकाला जाता है। इसका उपयोग रबर उद्योग में लैटेक्स के उपचार में होता है। फिर देखते हैं आगे, शैवाल कहाँ होता है। हम शैवाल को कैसे पहचानेंगे कि शैवाल है ये, तो देखते हैं कैसे पहचान करेंगे शैवाल का। तो कह रहा है कि शैवाल जो होता है, शैवाल तालाबों, जलाशय में इतना तेजी से वृद्धि करने लगता है कि अन्य जीवों के अस्तित्व के समक्ष खतरा उत्पन्न हो जाता है। बरसात के समय जमीन पर फिसलन वाला हरा परत शैवाल ही बनता है। शैवाल के बारे में जान गए। प्रसिद्ध लाल सागर का रंग लाल शैवाल के कारण। प्रसिद्ध जो लाल सागर है उसका जो कलर है लाल सागर का लाल, वो किसके कारण है, तो लाल शैवाल इस सागर के ऊपरी भाग का आच्छादित करके रखा गया है। आगे देखते हैं, एक होता है नील हरित शैवाल, एक होता है
नील हरित शैवाल। तो इसके बारे में जानते हैं क्या है नील हरित शैवाल। तो कह रहा है नील हरित शैवाल के बारे में कि नील हरित शैवाल जो होता है साइनोबैक्टीरिया का नया नाम नील हरित शैवाल है। इस शैवाल का इस्तेमाल जैव उर्वरक बनाने में होता है। यह मोनेरा जगत के प्रोकैरियोटिक जीव है। उसके बाद देखते हैं लाइकेन। लाइकेन क्या है। लाइकेन दो जीवों के बीच के सहजीवी संबंध के कारण अस्तित्व में आया है। ये दो जीव हैं कवक तथा शैवाल। कवक तथा शैवाल। कवक और शैवाल के मिलने से ही तो लाइकेन का निर्माण हुआ है। कवक तथा शैवाल के बीच के सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कवक तथा शैवाल के बीच के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं, हेलोटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोटिज्म कहते हैं। देखते हैं थोड़ा सा दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे कवक तथा शैवाल के बीच के सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। लाइकेन चट्टानों पर, पेड़ के तने पर तथा जमीन पर धब्बों के रूप में रहते हैं तथा अत्यंत करड़े होते हैं। लाइकेन के कवक अवयव खनिज तथा जल पदार्थ अवशोषित कर शैवाल को देता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार कर कवक को देते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं एक बार। लाइकेन के कवक अवयव जल तथा खनिज पदार्थ अवशोषित करके शैवाल को देते हैं तथा बदले में शैवाल क्या करता है, शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिस कारण से इसमें भोजन तैयार करके कवक को दे देते हैं। आगे देखते हैं आर्थिक महत्व के लाइकेन। आर्थिक महत्व के लाइकेन हमारे किस किस काम में आती है उसको देख लेते हैं एक बार। तो इसको देखते हैं। जो लाइकेन होती है विपरीत परिस्थितियों वाले वातावरण में उगकर पारिस्थितिक तंत्र को प्रारंभ करते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषक के सूचक के तौर पर काम करता है और ज़्यादातर SO2 जो कि वायु प्रदूषक है। परमेलिया लाइकेन से मिर्गी रोग के उपचार हेतु औषधि तैयार किया जाता है। परमेलिया लाइकेन से मिर्गी रोग के उपचार हेतु औषधि तैयार किया जाता है। रोसेला लाइकेन से लिटमस पत्र तैयार किया जाता है। लिटमस पत्र किससे तैयार किया जाता है, तो रोसेला लाइकेन से। इंडोकोपेन लाइकेन का प्रयोग जापान के लोग सब्जी के रूप में करते हैं। जापान के लोग इंडोकोपेन लाइकेन का प्रयोग जापान के लोग सब्जी के रूप में करते हैं। आगे देखते हैं ब्रायोफाइटा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा क्या है देखते हैं। अगर ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधे जो होते हैं पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि इस समुदाय के पौधा जो होता है जमीन पर पाया जाता है परंतु निषेचन हेतु पानी की आवश्यकता होती है। निषेचन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे उभयचर कहा जाता है। पौधा का आकार थैलस के समान होता है परंतु वास्तविक तना पत्ती जैसी संरचना होती है परंतु वास्तविक जड़ का अभाव रहता है। पौधे में जड़ जैसी संरचना होती है जिसे मूलाभास कहते हैं। पौधे में संवहन उत्तक जाइलम फ्लोएम का अभाव होता है। पौधे का लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं। नर जनन अंग को पुंधानी तथा स्त्री जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। प्रमुख पौधा जो है मॉस, फ्यूनेरिया, मार्केसिया, रिक्सिया, बारबुला, एंथोसीरिया आदि हैं। मॉस का लीवरवर्ट ब्रायोफाइटा समुदाय के चर्चित पौधा समूह है। ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व क्या है। ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व क्या है देखते हैं इसको। तो कह रहा है कि मांस स्तनधारी चिड़िया तथा अन्य जानवरों के भोजन के रूप में काम आते हैं। स्फैग्नम मॉस जिसे पीट मॉस भी कहा जाता है में जल अवशोषण तथा अवशोषित जल को संग्रह करने की अधिक क्षमता होती है, इसलिए इन्हें नर्सरी में पैकिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सूखे मॉस का इस्तेमाल ईंधन के रूप में भी किया जाता है। सूखे मॉस का इस्तेमाल ईंधन के रूप में भी किया जाता है। मॉस जमीन में चटाई की तरह बिछे होते हैं तथा वर्षा ऋतु में मिट्टी का क्षरण नहीं होने देते। मॉस जमीन में चटाई की तरह बिछे होते हैं तथा वर्षा ऋतु में मिट्टी का क्षरण नहीं होने देते हैं। अब देखते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या है। टेरिडोफाइटा देखते हैं।
तो टेरिडोफाइटा समुदाय पृथ्वी पर पहला विकसित पौधा है। इस समुदाय के पौधा में जड़, तना, पत्ता विकसित होता है। संवहन, जाइलम, फ्लोएम उत्तक पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा में। इस समुदाय के पौधे प्रायः छायादार तथा नम स्थानों पर उगते हैं। पौधा में फूल तथा बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। इस समुदाय के पौधा प्रायः छायादार नम स्थानों पर उगते हैं। पौधा में फूल तथा बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। इस समुदाय के पौधा के जनन अंग बहुकोशिकीय होते हैं। नर जनन अंग पुंधानियाँ तथा मादा जनन अंग को स्त्रीधानियाँ कहते हैं। निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। निषेचन करने के लिए इसमें जल की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटस में जाइगोट मृत पौधा पर ही लगा होता है। जाइगोट विभाजित होकर भ्रूण बनता है। इस घटना को पौधा में बीज स्वभाव की उत्पत्ति माना जाता है। प्रमुख पौधा है मर्सिलिया फर्न, हॉस्टेल और सिनियोजिक है। आगे देखते हैं टेरिडोफाइटा के आर्थिक महत्व क्या क्या है। टेरिडोफाइटा के आर्थिक महत्व क्या क्या है इसको देख लेते हैं। तो कह रहा है कि लाइकोपोडियम बीजाणु का उपयोग दवाई बनाने में होता है। मर्सिलिया का प्रयोग सब्जी के रूप में होता है। टेरिडियम का उपयोग पशु चारे के रूप में होता है। एजोला, जिसे जलीय फर्न कहते हैं, इसका इस्तेमाल जैव उर्वरक के रूप में होता है। ऑफिसोगस टेरिडोफाइटा समुदाय के एक ऐसे पौधा है जिसमें सर्वाधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें गुणसूत्र की संख्या 630 जोड़ा 1260 होता है। आफियोग्लोसम में सबसे ज़्यादा गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं जिम्नोस्पर्म को। जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी या नग्न बीजी कहते हैं। इसको याद रखेंगे। जिम में लोग जाते हैं तो अपना कपड़ा को खोल करके जिम करते हैं, नग्न हो जाते हैं, तो जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी या नग्न बीजी कहते हैं, क्योंकि इनके बीजों पर कोई आवरण नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म पौधे काष्ठीय बहुवर्षीय वृक्ष झाड़ी के रूप में लगभग हर जगह पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म के पौधा में पूर्ण विकसित मूसलाजड़ होते हैं। इनके कुछ पौधे के जड़ों में शैवाल तथा कवक सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं। साइकस पौधों के जड़ों में शैवाल सहजीवी के रूप में रहते हैं। ऐसे जड़ को कोरोलाइड जड़ कहते हैं। पाइनस पौधा के जड़ में कवक सहजीवी के रूप में रहते हैं। ऐसे जड़ को माइकोराइजल जड़ भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व को देखते हैं। आर्थिक महत्व क्या है जिम्नोस्पर्म के? तो साइकस थूजा जैसे पौधे बगीचा में सुंदरता हेतु लगाया जाता है। साइकस के कुछ पौधों के तने में संचित स्टार्च को निकालकर साबूदाना तैयार किया जाता है। चीड़ से ताड़पिन का तेल, रेजिन तथा बहुमूल्य लकड़ी की प्राप्ति होती है। इफ्रेड्रा वृक्ष के तने से इफ्रेड्रिन औषधि तैयार किया जाता है। इस औषधि को खांसी तथा दम्मा जैसे रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है। पाइनस वृक्ष के बीज से चिलगोजा प्राप्त होता है। चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। चीड़ जो है सिकोय, देवदार, स्प्रूस पौधों की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। अब एंजियोस्पर्म देखते हैं। एंजियोस्पर्म पौधों का सबसे बड़ा समूह है। इसके अंतर्गत कुल पौधा का 2.5 लाख स्पीशीज शामिल है। इन पौधों का बीज आवरण से ढका होता है। जिम्नोस्पर्म तथा टेरिडोफाइटस मुख्यतः जिम्नोस्पर्म तथा टेरिडोफाइटस समुदाय के पौधे अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं, किंतु ये पौधे इतनी अधिक भिन्न जलवायु में नहीं पाए जाते हैं जितने कि एंजियोस्पर्म पौधा टुंड्रा जलवायु से लेकर गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, रेगिस्तान, एंटार्कटिक तक पाए जाते हैं। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा वुल्फिया है। वुल्फिया इतना छोटा है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा वुल्फिया है। वुल्फिया इतना छोटा होता है कि सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। वुल्फिया जलीय पौधा है। सबसे लंबा एंजियोस्पर्म पौधा यूकेलिप्टस का है।
मनुष्य के अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक एंजियोस्पर्म आवृतबीजी पौधा ही करता है। समस्त अनाज, दाल, खाना में काम आने वाला तेल, समस्त फल एवं सब्जी जैसे सभी रेशेदार फसल इमारती लकड़ी तथा एंजियोस्पर्म पौधों से प्राप्त होता है। द्विबीजपत्री का उदाहरण देखिए, चना, मटर, सूरजमुखी, गेंदा, कद्दू, आलू, नीम। एक बीजपत्री का एग्जाम्पल बांस, केला, खजूर, गेहूँ, घास। एक बीजपत्री पौधा तथा द्विबीजपत्री पौधा में अंतर को देखते हैं। एक बीजपत्री पौधा के बीच में केवल एक बीजपत्र होते हैं। द्विबीजपत्री के पौधे के बीच में द्विबीजपत्र होते हैं। एक बीजपत्री के रेशेदार जड़ होते हैं जबकि द्विबीजपत्री में मूसला जड़ होते हैं। एक बीजपत्री में रेशेदार जड़ होते हैं जबकि द्विबीजपत्री में मूसला जड़ होते हैं। एक बीजपत्री के तना प्रायः खोखला होता है, डिस्क की तरह प्याज, लहसुन, छद्म होता है। द्विबीजपत्री के तने काफी मजबूत तथा सुदृढ़ होते हैं। आगे देखते हैं, एक बीजपत्री पौधों के पत्ती समानांतर शिरान्यास वाले होते हैं जबकि द्विबीजपत्री के पत्ती जालिकावात शिराविन्यास वाले होते हैं। एक बीजपत्री पौधे के कुल फूल में 3 चक्र होते हैं जबकि द्विबीजपत्री पौधे के फूल में सभी चारों चक्र होते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो एक बीजपत्री के अंतर्गत शामिल मुख्य वर्ग लिलिएसी का एग्जाम्पल है प्याज, लहसुन, सतावर, धृतकुमारी। ग्रैमिनी या पोएसी गेहूँ, मक्का, धान, जौ, बांस, दूब, घास, गन्ना। पलामी नारियल, सुपारी। म्यूजेसी उदाहरण केला। उसी प्रकार देखते हैं द्विबीजपत्री में शामिल प्रमुख वर्ग क्रूसोफेरी या ब्रैसिकेसी का उदाहरण राई, मूली, फूलगोभी, बंधा गोभी, सरसों। मालवेसी भिंडी, कपास, पटसन बहुत इंपॉर्टेंट है। मालवेसी भिंडी, कपास, पटसन, पटुआ। लेग्यूमिनेसी सभी दलहन फसलें, छीउमी, कत्था, इमली। सोलेनेसी आलू, मिर्च, टमाटर, तंबाकू, बैगन, एड्रोपा, बेलाडोन। कंपोजिट या एटेरेसी भी वही आ जाएगा। यह द्विबीजपत्री का सबसे बड़ा कुल है। देखते हैं रूटेसी 6 नंबर। रूटेसी में कौन सा उदाहरण आ जाएगा, तो नींबू, संतरा, मौसमी, बेल इसमें आ जाएगा। नींबू, संतरा, मौसमी, बेल सब रूट रहता है, इसमें जड़ रहता है। रोजेसी में आ जाएगा, कुकुरबिटेसी में आ जाएगा तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, परवल, करेला, लौकी। मिर्टेसी में आ जाएगा अमरूद, यूकेलिप्टस, जामुन, मेहंदी। अम्बली फेरी में होता धनिया, जीरा, सौंफ, गाजर। हिरेनन कुलेसी में होगा बटरकप, काला जीरा। और रोजेसी में होता सेब, नाशपाती, गुलाब। आगे देखते हैं याद करने योग्य तथ्य, जो कि याद करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। नोट्स है, तो नोट्स को हम लोग याद करते हैं। याद रखने योग्य तथ्य क्या क्या है, तो देखते हैं पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर है क्या चीज़, कपास के बीजों की सतह पर रेशा होता है जिनसे रुइया प्राप्त होता है। पटसन के तंतु से भी प्राप्त रेशे से रस्सी बोरे बनाए जाते हैं। मेथी के बीज मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। कसूरी मेथी की पत्तियों मसाले के रूप में उपयोग होता है। नील पौधों से प्राप्त किया जाता है। बेलाडोना के पत्ती से एट्रोपिन निकाला जाता है, यह दर्दनाशक औषधि में काम आता है। अश्वगंधा का प्रयोग खांसी के उपचार में किया जाता है। अश्वगंधा का प्रयोग खांसी के उपचार में किया जाता है। क्रिकेट खेलने वाला बल्ला सैलिकस परफ्यूरी या पौधे से तैयार किया जाता है। आगे देखते हैं पोस्ता के पौधा के कच्चे फसल से लेटेक्स निकालकर अफीम तैयार किया जाता है। अफीम से ही मॉर्फिन, हेरोइन जैसे मादक पदार्थ तैयार किए जाते हैं। उसके बाद हशीश, चरस, गांजा, भांग, कैनाबिस पौधा से प्राप्त किया जाता है। हशीश एवं चरस कैनाबिस पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है। गांजा कैनाबिस पौधे से फूलदार एवं फलदार शाखाओं को सुखाकर तैयार किया जाता है। भांग कैनाबिस के पत्ती को सुखाकर तैयार किया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में आगे कुछ बताएंगे।